पंजाब की टीम इस आईपीएल का सेकंड हाईएस्ट स्कोर बना के आ रही है, तो दूसरी तरफ लखनऊ की टीम पहले मैच में 210 रन बनाने वाली टीम थी, उसके बाद हैदराबाद की टीम के टारगेट को उन्होंने सिर्फ 16 ओवर में चेज कर दिया। तो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ये पहला मैच होने वाला है और यहाँ पर हमेशा विकेट की चर्चा रहती है। इस बार रेड सॉइल विकेट है, जो इस बार आप वुमेन्स प्रीमियर लीग के भी मैचेस देख रहे होंगे, उसमें भी आपने देखा होगा कि अच्छे खासे रन यहाँ पर देखने को मिले थे। तो बल्लेबाजों के लिए जो पहले बहुत मुश्किल हुआ करती थी कि 200 रन यहाँ बहुत मुश्किल से बनते थे, इस बार आपको यहाँ पर रन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इस मैच के लिए जो विकेट है वहां पर थोड़ा सा ग्रास छोड़ा गया है, जिससे कि फास्ट बॉलर भी इन प्ले आए, क्योंकि लखनऊ की जो गेंदबाजी है वो थोड़ी सी हल्की रही है और उनके गेंदबाजों को थोड़ा असिस्टेंट विकेट से चाहिए, सो दैट वो अपनी स्किल को आसानी से एग्जीक्यूट कर सकें। लेकिन ऐसा जब लखनऊ की टीम करेगी तो वो पंजाब के गेंदबाजों को भी प्ले में लेके आएगी। बट ओवरऑल कोशिश यही है कि एक बैलेंस विकेट दिया जाए, जहां पर बल्लेबाज भी अच्छी बल्लेबाजी कर पाए अगर उनको उनके हिसाब से गेंदें मिलती हैं, और साथ में गेंदबाजों के लिए भी कुछ ना कुछ हो, क्योंकि आईपीएल के शुरू में जिस तरह से विकेट मिले थे उसके बाद से ज्यादातर मैचों में आपने देखा है कि एक बैलेंस विकेट देने की कोशिश सभी क्यूरेटर्स की तरफ से की गई है। तो बिल्कुल उसी तरह से हो सकता है यहाँ पर भी, लेकिन ये सेंटर विकेट नहीं होगा, साइड विकेट होगी, तो एक तरफ की बाउंड्री यहाँ पर आपको छोटी देखने को मिलेगी। टॉस जीत के अभी तक आप देखिए चेज करना आसान नहीं रहा, क्योंकि ड्यू का फैक्टर अभी तक देखने को मिला नहीं है इस आईपीएल में। एक मैच गुवाहाटी में जरूर था जहां पर हल्का फुल्का ड्यू आया था, अदरवाइज अभी तक ड्यू के दर्शन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिले। अब बात प्लेइंग 11 की जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स से शुरू करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 में चेंज होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एडन माकरम के ऊपर सवाल है कि उन्होंने 2 मैचेस में रन नहीं बनाए, बट एडन माकरम जैसे प्लेयर के साथ, उनके कैलिबर के प्लेयर के साथ मुझे लगता है कि 2 मैच देना बहुत अनजस्टिफाइड है। तो इसीलिए उनको कुछ मैचेस अभी तो और मिलेंगे। अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर ब्रैड्सकी आ सकते हैं, या युवराज चौधरी एक इंडियन ऑप्शन है इनके पास जिसको ये खिला सकते हैं। और जब ये इंडियन ऑप्शन टॉप ऑफ द ऑर्डर खिला लेंगे तो फिर इनके पास ये ऑप्शन बन जाएगा कि ये बॉलिंग में शमार जोसेफ को अगर जरूरत पड़ती है, जैसे इनकी फास्ट बॉलिंग जा रही है, आवेश खान की भी पिटाई ठीक ठाक हो गई थी पिछले मैच में, और बाकी इनके पास लैक ऑफ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, तो ये उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लखनऊ ने एक टेक्टिकल मिस्टेक इस बार के आईपीएल ऑक्शन में की कि एक और अच्छा फॉरेन फास्ट बॉलर इनको जरूर लेना चाहिए था, जो टी20 का गन बॉलर हो। शमार जोसेफ डिसेंट बॉलर हैं, टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा करके आए हैं, बट टी20 के एक्सपर्ट नहीं है वो। बट फिर भी जो इंडियन बॉलर्स आप खिला रहे हैं, किसी दिन पर उनसे आगे वो खेल सकते हैं अगर लखनऊ अपना कॉम्बिनेशन चेंज करती है। बाकी लखनऊ की ताकत मिचेल मार्श और निकोलस पूरन नहीं है, बट ऋषभ पंत को रन करने पड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर लखनऊ ओवर डिपेंडेंट नहीं रह सकती। और जब तक ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में रन नहीं करेंगे तब तक ये टीम कंसिस्टेंट बेसिस पर मैचेस नहीं जीत पाएगी। अगर ऋषभ पंत भी रन करना शुरू कर दें, आयुष बदोनी के लिए बैटिंग ऑर्डर नीचे जरूर हुआ है, तो वहां पर आपको प्लेयर को थोड़ी सी लंबी रस्सी देनी पड़ती है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है और पेशेंस रखना पड़ता है। वो मुझे लगता है कि लखनऊ की टीम आयुष बदोनी के साथ रखेगी, क्योंकि आयुष बदोनी लखनऊ के लिए कम से कम जो है वो प्रूवन प्लेयर है। लेकिन डाउन द ऑर्डर जहां पर आपने देखा था कि इन्होंने पहले शहबाज अहमद को खिलाया था, उसके बाद अब्दुल समद को खिलाया था, और जैसी फॉर्म अब्दुल समद की दिखी है, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद ही अब्दुल समद को बाहर छोड़ पाएंगे। उसका दूसरा रीजन ये भी है कि एडन माकरम ने रन नहीं किए, ऋषभ पंत ने रन नहीं किए और आयुष बदोनी ने रन नहीं किए। तो ये भी चीज कहीं ना कहीं टीम के बैक ऑफ द माइंड चलेगी कि अब्दुल समद को यहाँ पर जगह जरूर दी जाए, बिकॉज जिस तरह की फॉर्म में इस बार वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रहे हैं वो भी इनकी बहुत कमाल की रही है। बट इनका एक ऑलराउंड ऑप्शन फिर ऐसे में कम हो जाता है, क्योंकि शहबाज को अगर ये खिलाते हैं तो वो इनको जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी का भी एक ऑप्शन देते हैं। बट स्टिल चूंकि इंपैक्ट प्लेयर रूल है तो वहां पर आपके पास गेंदबाजी के और ऑप्शंस भी हैं। अच्छे 3 तेज गेंदबाजी के ऑप्शन है इनके पास। शार्दुल ठाकुर ने अभी तक जिस तरह से गेंदबाजी की है, आवेश का पहला मैच भले ही बहुत अच्छा नहीं गया, प्रिंस ने जबरदस्त वापसी की है, दिग्वेश राठी इनके पास एक मिस्ट्री स्पिनर आ गया है, तो मिडिल ओवर्स ये अच्छे कंट्रोल कर रहे हैं अभी तक। इनकी फास्ट बॉलिंग वीकनेस आप कह सकते हैं, क्योंकि शार्दुल ठाकुर अभी तक जैसे राइज किए, प्रिंस ने जैसी गेंदबाजी की, तो अभी तक इनको वो एहसास हुआ नहीं है कि इनकी गेंदबाजी कमजोर है। लेकिन कभी सामने वाली टीम को अच्छी शुरुआत मिली तब एक्चुअल में पता चलेगा कि गेंदबाजी कितनी मजबूत है और कितनी कमजोर है।
अभी तक हुआ ये दोनों मैचेस में शार्दुल ठाकुर ने शुरू में ही विकेट निकाल दिए हैं, जिससे टीमें अंडर प्रेशर आ गई हैं। तो बाकी गेंदबाजों पर वो प्रेशर आया ही नहीं है। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में अभी भी मानूंगा इस टीम का अच्छा है, क्योंकि रवि बिश्नोई एक जेन्युइन लेग स्पिनर इनके पास है, और दूसरा फिर दिग्वेश राठी की जो मिस्ट्री और लेग स्पिनर है वो भी इनके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो लखनऊ की टीम में ज्यादा चेंजेस की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखना है कि पंजाब जो एक ऑलराउंड टीम नजर आ रही है इस सीजन, आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट टीम आपको नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से वो पहला मैच खेले, 240 से ज्यादा उन्होंने रन बनाए, और जिस तरह से उन्होंने इंडियन प्लेयर्स के ऊपर भरोसा दिखाया है कि प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह को ओपन कराया। अब ये एक तरह का गैम्बल भी है कि आप दो इंडियन प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, अगर वो क्लिक कर गया तो वो आपकी टीम के पास बहुत सारे ऑप्शंस खोल देगा। और अगर वो क्लिक नहीं किया, क्योंकि पहले मैच में वो क्लिक नहीं किया है, प्रियांश आर्या ने जरूर रन किए हैं, बट प्रभसिमरन सिंह आप अगर रिसेंटली देखेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कोई बहुत ज्यादा रन करके नहीं आ रहे, लेकिन आईपीएल के लेवल पर वो एक तरह से प्रूवन प्लेयर कह सकते हैं कि पिछले सालों में उन्होंने अच्छा किया हुआ है, तो ये उनको बैक करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दो गेम के बाद ये सडनली वो चेंज कर देंगे, और बैक करना भी चाहिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए। तो ये दो ओपनर हैं, ये इनकी ताकत भी बन सकते हैं और शायद आने वाले टाइम में कमजोरी भी बन सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि ये दोनों कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि आप याद रखिए इस टीम ने एक ऐसे प्लेयर को बाहर छोड़ा है जो इस वक्त पर दुनिया की क्रिकेट में एक अलग लेवल पर राइज कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं जॉस इंग्लिश की, ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी जिसके पास है, और रिसेंटली टी20 क्रिकेट में 1.5-2 साल में उस खिलाड़ी ने जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दी है, वेदर वो वनडे क्रिकेट हो या कोई भी फॉर्मेट हो, जो मैच्योरिटी देखने को मिली है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, जिस तरह से वो प्लेयर आगे गया है, उसको बाहर रखना, क्योंकि आपने दो ओपनर चुन लिए, फिर श्रेयस को 3 रखना था, उसके बाद आपको बाकी ऑलराउंडर्स के ऑप्शंस लेके आने थे, ये सब आपने किया है, लेकिन उसके लिए आपने जॉस इंग्लिश जैसे क्वालिटी बैट्समैन की कॉस्ट भी चुकाई है। तो वो चीज बैक ऑफ द माइंड रिकी पॉन्टिंग के जरूर रहेगी, इसीलिए ये जो ओपनर्स हैं या इंडियन प्लेयर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर हमेशा रहेगा परफॉर्म करने का, क्योंकि जॉस इंग्लिश जैसे प्लेयर को आपने बाहर बिठाया हुआ है। मिडिल ऑर्डर इनका बहुत हद तक सेट लगा, श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से पारी खेल दी, और लखनऊ में थोड़ा सा ग्राउंड भी बड़ा रहता है, अगर स्पिनर जैसे लेग स्पिनर इस्तेमाल होंगे तो उनके खिलाफ श्रेयस अय्यर जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं स्पिन के खिलाफ, अगर बल्लेबाजी की बात की जाए। उसके बाद अजमतुल्ला उमरजई को इन्होंने 4 नंबर पर यूटिलाइज किया था। अब अजमतुल्ला उमरजई, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, शशांक सिंह इन सब से पहले आ गए थे। उस दिन शायद रीजन रहा कि राशिद खान गेंदबाजी कर रहे थे, इसलिए आपने उनको पहले भेज दिया। लेकिन अगर आप इन जनरल देखेंगे तो आप ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस या शशांक सिंह इनको पहले भेजना चाहेंगे, बिकॉज ये 3 बहुत डेंजरस और बहुत डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हैं। जिस स्ट्राइक रेट से, जिस कंसिस्टेंसी से ये तीनों हिटिंग कर सकते हैं, अजमतुल्ला उमरजई उस कंसिस्टेंसी से अभी नहीं कर सकते। और इसीलिए आप देखते हैं कि टी20 क्रिकेट में टीमें ये प्रेफर करती हैं कि उनके बेस्ट बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलें। तो वो 4 नंबर उनका प्रमोशन उस दिन बहुत लॉजिकल नहीं था, और परफॉर्मेंस में भी आप देखेंगे कि उन्होंने 15 गेंद में 16 रन की पारी खेली थी, जिसमें से पहली बॉल पे उन्होंने छक्का लगा दिया था। तो बैटिंग ऑर्डर आपको थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होता हुआ जरूर दिखेगा। उसके बाद अगर डेप्थ में जाएं तो इस टीम के पास बल्लेबाजी में भी डेप्थ है, फिर हरप्रीत ब्रार इवन तक आ सकते हैं जो इनके लिए जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। नीचे जो है वो साउथ अफ्रीकन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी हैं इनके पास, जो बैटिंग में इनके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो ऑलराउंडर्स और बैटिंग डेप्थ इस टीम की कमाल की है। गेंदबाजी में आ जाए तो एक इंटरेस्टिंग सा मैचअप है कि निकोलस पूरन और यूजी चहल, ये बैटल देखने लायक होगी। और दूसरा लॉकी फर्गुसन का मैचअप निकोलस पूरन के खिलाफ बहुत अच्छा है। वो ऐसे गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने निकोलस पूरन को परेशान किया है। अदरवाइज निकोलस पूरन 2024 से 200 छक्के लगाने वाला प्लेयर है। 3 नंबर पर उसने सबसे शानदार बल्लेबाजी की है, 500 रन इस साल उन्होंने पूरे कर लिए, और जिस तरह से कंसिस्टेंसी से वो रन बना रहे हैं उनको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या ये लॉकी फर्गुसन को प्लेइंग 11 में लेके आएंगे, और लेके आएंगे तो कौन से बॉलर की जगह पर लेके आएंगे, ये एक पॉसिबल चेंज हो सकता है। बाकी विजय कुमार बेशक ने जो है एक जबरदस्त स्पेल डाला था, लेकिन उसके बावजूद क्या उनकी जगह बच पाएगी, ये विकेट के नेचर और सिचुएशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर स्पिनर्स को मदद मिलती है तो फिर हरप्रीत ब्रार आएंगे, क्योंकि पिछले मैच में डेथ तक मैच चला गया था और उस सिचुएशन में इनको एक फास्ट बॉलर की जरूरत थी,
जो प्लान एग्जीक्यूट कर सके, इसीलिए विजय कुमार बैसक आए थे। तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल का इस्तेमाल भी इन्होंने बहुत बखूबी किया था। इस बार इंटरेस्टिंग रहेगा, दोनों तगड़ी टीमें हैं, मुकाबला भी तगड़ा होना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।